हमने देखा था, सपोज वी हैव टेकन अ इंडक्टर हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस L। इस इंडक्टर के साथ हमने एक सोर्स लगा दिया जिसकी वैल्यू है E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा t। भाई मैंने तुम्हें कोई भी तो हमारा सर्किट थ्योरी का सर्किट है उसको सॉल्व करने का मेथड बताया था। 4 स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से? पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ होगी, फर्स्ट स्टेप, सेकंड इक्वेशन फॉर करंट बनेगी, थर्ड वेवफॉर्म डायग्राम होगी, फोर्थ फेजर प्लॉट होगा। फाइन, चलो ये हमारा सर्किट बन गया। अब यहाँ पे अगर मैं KVL लगाऊं, वी शुड अप्लाई KVL इन दिस पर्टिकुलर सर्किट, देन KVL states that algebraic sum of all the potential drops and rises across a closed loop is 0। इसके क्रॉस, इस AC सोर्स के क्रॉस ड्रॉप कितना है? E। इसके क्रॉस ड्रॉप कितना होता है इंडक्टर के क्रॉस? -LdI/dt। एक इंडक्टर में कितनी इंड्यूस्ड EMF होती है उसका फॉर्मूला -LdI/dt होता है, ठीक है। तो इसके क्रॉस जो हमारी EMF इंड्यूस हो रही है, इधर देखो E इंड्यूस इस इंडक्टर के क्रॉस -LdI/dt, ये हो गया। अब अगर मैं सभी वोल्टेजेस को कंपेयर करूं अक्रॉस अ क्लोज लूप, ये हमारा बन जाएगा E माइनस LdI/dt शुड बी इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारी बनेगी E प्लस माइनस LdI/dt विल बी इक्वल्स टू 0। E की वैल्यू कितनी आ गई? LdI/dt। हमने क्या निकालना है? करंट का एक्सप्रेशन। करंट को एक तरफ रखेंगे, बाकी पैरामीटर्स को एक तरफ ले जाओ। DI की वैल्यू हो जाएगी E dt अपॉन L, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? E की वैल्यू कितनी है? E0 sin ओमेगा t। DI equals to E0 sin ओमेगा t अपॉन L into dt। अब DI से I निकालना है, इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन के स्टेप्स डाल दिए। इंटीग्रेट DI हमारा हो जाएगा I E0 by L, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ठीक है। E0 अपॉन L बाहर आ गया, यहाँ बचा इंटीग्रल sin ओमेगा t into dt। sin ओमेगा t की इंटीग्रेशन माइनस cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा, ठीक है। E0 अपॉन ओमेगा L cos ओमेगा t with a माइनस साइन। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। तो हमारा करंट का एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया E0 अपॉन ओमेगा L cos ओमेगा t with a माइनस साइन। एक तो करंट का एक्सप्रेशन मैं ये लिख सकता हूँ माइनस E0 अपॉन ओमेगा L cos ओमेगा t, ठीक है। अब अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को फेज एंगल की टर्म्स में लिखना है तो मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू E0 अपॉन ओमेगा L साइन ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। मैंने नेगेटिव साइन को अंदर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनल करंट के दो एक्सप्रेशंस आ चुके हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं। लास्ट लेक्चर में हमने इतना पार्ट देख लिया था, ठीक है। ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए AC कनेक्टेड टू अ प्योर इंडक्टर। मैं इसको रिपीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसके बाद हमने कैपेसिटर वाला केस करना है। ये तीन केसेस बेसिक केसेस हैं। अगर इन तीनों केसेस के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है ना, फेजर प्लॉट कैसे बन रहा है, -π/2 क्यों लिखा है, +π/2 क्यों लिखा है, लीडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, लैगिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, आगे कॉम्बिनेशंस तुम खुद करोगे। RL कॉम्बिनेशन हो गया, RC कॉम्बिनेशन हो गया, LCR कॉम्बिनेशन, ठीक है। इंडिविजुअल बस ये बेसिक समझ लो, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं, ठीक है। ये हमारा करंट के दो एक्सप्रेशंस क्रिएट हो गए, I इक्वल्स टू माइनस E0 अपॉन ओमेगा L cos ओमेगा t, और उसके बाद I इक्वल्स टू E0 अपॉन ओमेगा L sin ओमेगा t माइनस π/2। अब अगर मैं इनकी वेवफॉर्म डायग्राम और फेजर प्लॉट दोबारा क्रिएट करूं, देखो बोर्ड पे, यस, अगर मैं इनकी वेवफॉर्म डायग्राम बनाऊं, ये हमारा सिग्नल हो गया, लेट्स से दिस इज अ सिग्नल ऑफ E इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा t। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ये तो सबको बनाना आता ही है। अब देखो, हमने इसके कंपैरिजन में अपना करंट का सिग्नल क्रिएट करना है। करंट के एक्सप्रेशन में क्या है? I is equals to E0 अपॉन ओमेगा L cos ओमेगा t। भाई देखो, EMF की जनरल इक्वेशन क्या होती है? E is equals to E0 ओमेगा t। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर EMF की जनरल इक्वेशन E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t होती है, तो करंट की जनरल इक्वेशन I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t होती होगी। भाई अगर सबको ध्यान हो, +1 क्लास में हमने SHM में इक्वेशंस पढ़ी थी, y इक्वल टू Y0 sin ओमेगा t। किसी बुक में तुमने कहा था सर y इक्वल टू Y0 cos ओमेगा t भी दे रखा है।
ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हमारी किसकी इक्वेशन होगी, वोल्टेज की जनरल इक्वेशन। अगर वोल्टेज की जनरल इक्वेशन I इक्वल टू E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट की जनरल इक्वेशन I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होती होगी, ये मैंने मान के चल ली। अब मैं इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहा हूं जो मेरी करंट की इक्वेशन आई है इस इक्वेशन के साथ। I से I क्रॉस हो गया, cos ओमेगा टी यहाँ sin ओमेगा टी। चलो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे जो I नॉट की वैल्यू है, I नॉट की वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ पे E नॉट अपॉन ओमेगा है। ध्यान से देखो, यहाँ से जो मेरी I नॉट की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है E नॉट अपॉन ओमेगा L। तो कहने का मतलब क्या है भाई, वोल्टेज की जनरल इक्वेशन क्या थी, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट की जनरल इक्वेशन है I इक्वल टू माइनस ई नॉट ओमेगा L, ई नॉट अपॉन ओमेगा L cos ओमेगा टी। अब इससे अगर मैं इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करूं, ध्यान से देखो, मैं दो इक्वेशंस यहां पे लिख रहा हूं, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। उस दिन हमने थोड़ा जल्दी में कर लिया था प्रोसेस, अब मैं दोबारा इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। वोल्टेज की जनरल इक्वेशन है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की जनरल इक्वेशन है माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा L cos ओमेगा टी। अगर मैं इस इक्वेशन को इस ग्राफ के साथ कंपेयर करूं, ये तुम्हारी क्या वैल्यू शो करता है, पीक वैल्यू, और ये तुम्हारा क्या शो करता है, टाइप ऑफ ग्राफ। पीक वैल्यू E नॉट, मतलब यहाँ पे ये तुम्हारा E नॉट रहेगा और यहाँ पे तुम्हारा माइनस E नॉट रहेगा। ये तुम्हारा क्या शो कर रहा है, जो तुम्हारा कर्व है उसका शेप क्या है, यहाँ पे कर्व कौन सा है, साइनोसॉइडल कर्व। ये साइनोसॉइडल कर्व मैंने बना दिया। अब करंट के केस में क्या है, पीक वैल्यू क्या है, E नॉट अपॉन ओमेगा L। भाई ऊपर पीक वैल्यू थी E नॉट, यहाँ पे E नॉट अपॉन ओमेगा L, ये ऊपर वाले से बड़ी है कि छोटी है, छोटी है ऑब्वियसली, ठीक है। और साइन ओमेगा टी हमारे क्या बता रहा था, टाइप ऑफ कर्व। वहां पे था साइनोसॉइडल कर्व, यहाँ पे क्या है, कॉस कर्व। वहां पे था पॉजिटिव, यहाँ पे था नेगेटिव। तो कहने का मतलब क्या है, जो करंट का कर्व क्रिएट होगा, करंट का कर्व एक तो नेगेटिव होगा, मतलब नीचे से क्रिएट होगा, उसकी जो पीक वैल्यू होगी वो ईएमएफ की पीक वैल्यू से छोटी होगी, सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट तुम्हारा कॉस कर्व होगा, वो साइन कर्व था, ये कॉस कर्व है, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, कॉस कर्व। यहाँ से देखो, ये तुम्हारा ईएमएफ यहाँ तक जा रहा है पीक वैल्यू, तो मैं करंट यहाँ से स्टार्ट कर लूं बीच में से, उससे छोटा हो गया, ठीक है। और नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, नेगेटिव हो गया, और कॉस कर्व हमने बनाना है। तो इस कर्व को मैं ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत। कोई भी पॉइंट इस पूरे साइकिल में ऐसा नहीं होगा जहां पे सेम पॉइंट पे ये जीरो एक्सिस को क्रॉस करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में फेज एंगल है कितना, 90 डिग्री का। अगर हमारा ईएमएफ सिग्नल E नॉट साइन ओमेगा टी है तो हमारा करंट का सिग्नल E नॉट अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो जो इनका ये गैप है, ये जो गैप है कहीं भी पॉइंट का, ये हर पॉइंट पे ये गैप सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिसका ये गैप की वैल्यू कितनी रहेगी, पाई बाय 2 रहेगी। कोई इशू किसी को, क्लियर हो रहा है, ठीक है। जो हमारे पास सिग्नल क्रिएट हुआ, मैंने उस सिग्नल को, करंट के सिग्नल को वोल्टेज के सिग्नल के ऊपर प्लॉट करके देखा और हमने फाइनल निकाल दिया। अब देखो, ये था हमारा वोल्टेज का एक्सप्रेशन, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को देख के मुझे पता चल रहा है कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। ईएमएफ लीड कर रही है और करंट लैग कर रहा है, ये चीज क्लियर है। तो वी कैन से दैट इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, current lags the EMF by an angle of pi by 2। और alternatively we can say that, ध्यान से देखो बोर्ड पे जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, alternatively we can say that in case of a purely inductive circuit, voltage और EMF leads by an angle of pi by 2 with the current। तो अब अगर मैं, अब देखो फेजर प्लॉट बनाने में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इसका फेजर प्लॉट यहाँ पे लिंक करूँ, देखो बोर्ड पे फेजर प्लॉट बनाने का मैंने फॉर्मूला बता ही दिया था ना, इजी प्रोसेस, कि इसको आगे कंटिन्यू कर लो। देखो बोर्ड पे फेजर प्लॉट में दोबारा बना रहा हूं क्योंकि फेजर प्लॉट के बाद हमने एक और छोटा सा प्रोसेस करना है और इंडक्टिव रिएक्टेंस का कांसेप्ट इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। इसीलिए मैंने पूरा टॉपिक रिपीट कराया ताकि कंटिन्यूएशन बन जाए। इधर देखो बोर्ड पे, हाँ जी, इस ईएमएफ के सिग्नल को मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया। करंट के सिग्नल को मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ,
भाई ये मेरी थोड़ी गड़बड़ी होगी, ये देख लेना। करंट का सिग्नल जहां से स्टार्ट हुआ था, ये पीक वैल्यू इसकी यहां से ही जाएगा, यहीं से वापस करना है, समझ रहे हो? मैंने डायग्राम बनाते वक्त इसको मैं थोड़ा नीचे खींच के ले गया, ये जहां से स्टार्ट किया था मैंने, इसकी पीक वैल्यू यहीं से होगी, ठीक है? क्लियर हो रहा है? ऊपर भी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ले गया, इसके बराबर नहीं लेके जाना, समझ रहे हो? ठीक है, चलो ये मेरा हो गया करंट का सिग्नल, ये हो गया वोल्टेज का सिग्नल। अब अगर हम यहाँ पे फेजर प्लॉट देखें, ईएमएफ के सिग्नल का रेफरेंस के साथ एंगल कितना है? ओमेगा टी। ईएमएफ की इक्वेशन क्या है? E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो ईएमएफ की, अगर मैं ईएमएफ को ये बनाता हूँ तो वो गलत है, उस दिन मैंने क्लियर कर दिया था भाई। अगर मैं ईएमएफ के सिग्नल को इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, इसकी पीक वैल्यू तो E नॉट आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट रेफरेंस के साथ एंगल कितना आ जाएगा? 0 डिग्री, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये तुम्हारा पॉइंट रहेगा E नॉट, और यहाँ पे एंगल कितना रहेगा? ओमेगा टी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कोई दिक्कत, ठीक है। अब अगर ये तुम्हारा ईएमएफ की इक्वेशन होगी, करंट की तुम्हारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये करंट की पीक वैल्यू, अब ये दिख रहा है ना, ईएमएफ की पीक वैल्यू E नॉट यहाँ पे है, करंट की पीक वैल्यू यहाँ पे है, उस करंट की पीक वैल्यू का लेवल कम रहेगा ईएमएफ की पीक वैल्यू से, ये भी हमारा हो गया। और दोनों के बीच का जो गैप रहेगा वो कितना रहेगा? 90 डिग्री का फाइबर। ये रहा हमारा फेजर प्लॉट। उस दिन हमने लेक्चर एंड किया था यहाँ, ठीक है। अब देखो जो हमारा आज के लेक्चर की बिगनिंग है, देखो ये तो हमने फेजर प्लॉट बना लिया ईएमएफ और करंट की इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ध्यान से भाई, ईएमएफ जो हमने इस सर्किट में अप्लाई की थी, बोर्ड पे देखो, ईएमएफ जो मैंने सर्किट डायग्राम बनाया था, उस केस में जो हमने ईएमएफ अप्लाई की थी, ईएमएफ की वैल्यू थी E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है नहीं? ये हमारी ईएमएफ की इक्वेशन थी। करंट की जो इक्वेशन सामने से निकल के आई, उसकी वैल्यू चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, भाई यहाँ पे cos ओमेगा टी है, यहाँ पे sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, दोनों वन एंड द सेम थिंग। अब अगर मैं करंट की पीक वैल्यू की बात करूं, लेट्स से मैं इक्वेशन ले रहा हूं I इक्वल टू E नॉट अपॉन ओमेगा L sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये हमारी होगी करंट की इक्वेशन। अब अगर मैं इसको जनरल करंट की इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं विद द इक्वेशन I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, तो मैं कह सकता हूं ये जो हमें करंट मिल रहा है इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, उसमें करंट लैग कर रहा है विद एन एंगल ऑफ पाई बाय 2 फ्रॉम द अप्लाइड ईएमएफ। First conclusion that I can make. Second conclusion that I can made from this particular equation is, जो मुझे करंट की पीक वैल्यू मिल रही है in case of purely inductive circuit, that has got the value I equal to, I naught equal to E naught upon omega L। कोई दिक्कत किसी को? भाई जो हमारी प्योरली इंडक्टिव सर्किट में मेरी इक्वेशन निकल के आई I इक्वल टू E नॉट अपॉन ओमेगा L sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2, अगर मैं इस इक्वेशन को करंट की बेसिक जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t, I कैन मेक टू कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन इज रेफरेंस जनरल इक्वेशन में करंट का जो एंगल है वो है sin ओमेगा t, और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो हमें एंगल मिल रहा है वो मिल रहा है sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2, मतलब प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो मुझे करंट मिल रहा है that is lagging by an angle of pi by 2। and second conclusion that I can made is, अगर मैं यहाँ पे I नॉट को कंपेयर करूं इस वैल्यू E नॉट अपॉन ओमेगा L के साथ, ये हमारी आ गई पीक वैल्यू ऑफ करंट। भाई फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ ओम्स लॉ मुझे पता है कि रेशियो करंट की वैल्यू I इक्वल टू V अपॉन R होती है, यस और नो? भाई फ्रॉम बेसिक वेरी बेसिक इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ, अगर मैं इसको ओम्स लॉ की जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं I इक्वल टू V अपॉन R, ये करंट है, क्लियर है, ये ईएमएफ है, ये वोल्टेज है, क्लियर है। ये अगर ये करंट है, ये ईएमएफ और वोल्टेज है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है? ओमेगा L। सो यहां से जो कंक्लूजन निकला मेरा फाइनल कंक्लूजन, R इक्वल टू ओमेगा L। R इज व्हाट? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब इसका मतलब समझो, ये रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर का मतलब क्या है? इधर देखो बोर्ड पे भाई, ओमेगा L जो मेरी यहाँ पे टर्म क्रिएट हुई है, नहीं, ओमेगा L इज नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। भाई रेजिस्टेंस ऑफ अ इंडक्टर, इंडक्टर है क्या? अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, व्हाट इज अ इंडक्टर। अगर मैं यहाँ पे एक इंडक्टर को ड्रॉ करूँ, देखो ध्यान से, दिस इज आवर इंडक्टर, ये मैंने इस इंडक्टर को ड्रॉ कर लिया, इसका सिंबल है L। इस इंडक्टर का काम क्या होता है? What is the purpose of using inductor in a circuit? To oppose the change in current।
इंडक्टर का पर्पस जो सर्किट में यूज करने का होता है, ये करंट के ग्रोथ और डिके को अपोज करता है। मतलब अगर करंट बढ़ना चाहे तो भी उसको अपोज करेगा, अगर करंट कम होना चाहे तो भी उसको अपोज करेगा। ये इंडक्टर बना किससे है? सिंपल वायर से। वायर की मैंने कॉइलिंग की है ना, तो ये इंडक्टर सिर्फ करंट के चेंज को ही नहीं अपोज करेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट करंट को भी थोड़ा बहुत अपोज करेगा। ये चीज समझ रहे हो? करंट की ऑपोजिशन को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। करंट की ऑपोजिशन को कहते हैं रेजिस्टेंस। अब मैंने एक सिंपल वायर की कॉइलिंग कर दी, तो कॉइल्ड वायर दो काम करेगी, एक तो करंट के चेंज को अपोज करेगी और एक करंट के फ्लो को अपोज करेगी। करंट के चेंज को जितना अपोज करेगी उसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू माइनस LdI/dt, यस और नो, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। और करंट के फ्लो को जितना अपोज करेगी उसका हमने फॉर्मूला क्रिएट कर लिया ओमेगा L, बिकॉज ओमेगा L हैज गॉट द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस। समझ रहे हो मेरी बात? ओमेगा L हैज गॉट द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस। और इंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस मिलता है उसको रेजिस्टेंस ना कहा क्या है कि उसके लिए एक स्पेशल टर्म होता है, दैट इज XL, और XL का नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। So resistance of a conductor is named as inductive reactance. Inductive reactance का क्या काम? Inductive reactance का क्या मतलब होता है? जो हमारा इंडक्टर है वो करंट के फ्लो को कितना अपोज करेगा, that is termed as inductive reactance of a inductor. करो इसको। Wait. हाँ बच्चे। किसकी? हाँ हाँ नहीं नहीं पीछे रहेगा यार, ये देखना, देख पीक वैल्यू किसकी जाता है? ईएमएफ की करंट ईएमएफ की। तो ईएमएफ अगर तूने दो लाइनों में किया तो करंट छोटा रहेगा। कोई करो नोट फास्ट। किसी को कहीं पे भी डाउट हो इसमें, बहुत कहीं पे भी कोई भी बेसिक डाउट हो साथ के साथ क्लियर कर लेना, क्योंकि आगे जाके चीजें और टफ होनी है। यहाँ वहाँ पे हमने क्या क्योंकि माइनस साइन एडजस्ट कर दिया ना मैंने, माइनस साइन एडजस्ट किया है, माइनस को भी एडजस्ट करना है। माइनस ना होता तो मैं ये लेता, अगली डेरिवेशन में माइनस नहीं होगा तो मैं ये, ठीक है? वो तो सही कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। माइनस का मतलब है करंट पीछे है, करंट लैग कर रहा है। अगर प्लस आ जाए तो करंट आगे आएगा। हाँ अरे कंपेयर किया मैंने जनरल इक्वेशन के साथ। जनरल इक्वेशन क्या होगी? I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा। कंपेयर करके तो मुझे पता चला कि जनरल इक्वेशन में करंट ओमेगा टी इन फेज होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है? ओमेगा टी माइनस पाई/2, मतलब करंट लैग कर रहा है। प्योरली रेजिस्टिव में क्या था? I के साथ भी ओमेगा टी था, E के साथ भी ओमेगा टी था। बढ़ो आगे। यस, राइट डाउन ऑन कंपेयरिंग, just write down, on comparing the equation of current, on comparing the equation of current with the general equation of current I equal to I naught sin omega t, on comparing the equation of current with the general equation of current I equal to I naught sin omega t, we can conclude that current flowing in the purely inductive circuit, we can conclude that
we can conclude that current flowing in a purely inductive circuit lags behind the applied EMF by an angle of pi by 2. लिखो, lags behind the applied EMF by an angle of pi by 2. लैग के साथ वर्ब यूज होगी, लैग के साथ वर्ड यूज होगा बिहाइंड और लीड के साथ अहेड, ठीक है, पाई बाय 2 एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट comes out to be I naught equal to E naught upon omega L. I naught equal to E naught upon omega L, where omega L term is termed as inductive reactance, of a inductor, where omega L term is termed as inductive reactance of a inductor whose dimensions are same as that of resistance. ठीक है जी, ऑन द बोर्ड सब कहा जाए। देखो ओमेगा एल मेरी वर्ड यहाँ पे था, आई नॉट की वैल्यू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, करंट की वैल्यू V अपॉन R होती है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई ओमेगा एल। सो रेजिस्टेंस ऑफ अ इंडक्टर इज डिफाइंड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ इंडक्टर। XL की वैल्यू मेरे पास क्रिएट होगी XL इक्वल टू ओमेगा एल। XL का मतलब क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई FL। अब कहने का मतलब क्या है? ये इंडक्टर XL की वैल्यू 2 पाई FL का मतलब क्या है? ये सर्किट में कैसे लिंक करना है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। देखो ऑन द बोर्ड मैंने लिया एक इंडक्टर, इस इंडक्टर के साथ मैंने AC सोर्स लगा दिया जिसकी वैल्यू E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई F। सबका ध्यान बोर्ड पे रहे, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस। I have taken an inductor, I have connected this inductor to a AC source that has got the value E equal to E naught sin omega t, ओमेगा की वैल्यू मैंने 2 पाई F रख दी। अब यहाँ पे देखो इंडक्टर की यहाँ पे इंडक्टर की वैल्यू कितनी है? L। L तो कांस्टेंट है हमारा, L क्या है? इंडक्टेंस ऑफ अ इंडक्टर। अब अगर इसकी देखो L इज व्हाट? इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। L फैक्टर तुम्हें क्या बताएगा? L फैक्टर तुम्हें क्या बताएगा? भाई लेट्स से आपने 2 इंडक्टर परचेज किए मार्केट से। इंडक्टर के ऐसे यूनिट हेनरी, रेजिस्टर के ऐसा यूनिट ओम, कैपेसिटर के माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, इंडक्टर के हेनरी, 20 हेनरी, 40 हेनरी। लेट्स से तुमने मार्केट से 2 इंडक्टर परचेज किए, एक की वैल्यू 20 हेनरी, एक की वैल्यू 40 हेनरी है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा? 40 हेनरी वाला करंट के चेंज को ज्यादा अपोज करेगा, 20 हेनरी वाला करंट के चेंज को कम अपोज करेगा। कहने का मतलब क्या है? अगर एक 20 हेनरी के इंडक्टर के साथ मैं बल्ब लगा दूं और एक 40 हेनरी के इंडक्टर के साथ मैं बल्ब लगा दूं, दोनों को स्विच ऑन करूं, 20 हेनरी वाले इंडक्टर के केस में बल्ब जल्दी जल जाएगा, 20 हेनरी के केस में लेट जलेगा। मतलब इंडक्टर और L की वैल्यू क्या होती है? L की वैल्यू म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L। वो होती है कि नहीं होती? हर चीज का मतलब क्लियर कर रहा हूँ, बस बेसिक क्लियर कर लो। कॉम्बिनेशन में यही चीजें यूज होनी है। L की वैल्यू म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन स्मॉल l है। अगर मुझे L को चेंज करना है
अगर मुझे L को चेंज करना है, इधर देखो बोर्ड पे ये इंडक्टर लगा हुआ है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट एंड बेस्ट वे टू चेंज द इंडक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर? कौन बताएगा? सबसे इजी मेथड क्या है इस इंडक्टर की इंडक्टेंस को चेंज करने का? इस इंडक्टर की इंडक्टेंस चार फैक्टर पे डिपेंड करती है, म्यू नॉट, n स्क्वायर, a एंड l। ठीक है, या तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, या एरिया बढ़ा दो, या लेंथ कम कर दो। तो तुम क्या बेस्ट मेथड क्या कह रहे हो? और कोई चारों पे इक्वल तो डिपेंड करता है। सबसे बेस्ट इजी मेथड क्या है तुम्हारे लिए? मैं कह रहा हूं तुमने कॉइल लगा दी, ठीक है, इसने बल्ब को 2 सेकंड में जलाया, तुम चाहते हो ये बल्ब को 2 सेकंड में नहीं 4 सेकंड में जलाए। मान लो तुम इस टाइम इंजीनियर हो, तुमने एक सर्किट डिजाइन किया जिसमें एक इंडक्टर के साथ एक बल्ब को जलाना था, ये बल्ब 2 सेकंड में जला। तुम्हारी अब प्रायोरिटी ये है इसको 2 सेकंड में नहीं जलाना, यू विश दैट दिस बल्ब शुड ग्लो विद इन 5 सेकंड। तुमने इसका टाइम लैग बढ़ाना है, तो क्या करोगे? नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने के लिए तुम्हें पूरा सर्किट खोलना पड़ेगा, इसको बैटरी ईएमएफ से अलग करना पड़ेगा, फिर इसकी नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइलिंग चेंज करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं सबसे इजी एंड बेस्ट वे लेंथ कम कर दो। लेंथ कैसे कम करोगे? काटने के लिए भी सर्किट से हटाना पड़ेगा। और सोचो म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट क्या है? व्हाट इज म्यू नॉट? नाम क्या होता है म्यू नॉट का? परमिएबिलिटी है, परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी। क्या होता है म्यू नॉट? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे तुम्हें म्यू नॉट फैक्टर क्या बता रहा है? म्यू नॉट फैक्टर यहाँ पे ये बता रहा है कि इस टाइम कॉइल के जो गैप्स हैं इनके बीच का मीडियम क्या है? एयर। अगर मैं मीडियम ही चेंज कर दूं इनके बीच का, कोई मैंने आयरन रॉड ले ली, कोई भी कंडक्टर की रॉड मैंने इसके अंदर घुसा दी, तो ये म्यू नॉट फैक्टर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? उसके जो रिलेटिव कांस्टेंट होता है, रिलेटिव कांस्टेंट यहाँ पे कहलाता है म्यू आर, म्यू नॉट म्यू आर n स्क्वायर a अपॉन l। अब बोलो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। समझ रहे हो क्या कहा मैंने? भाई इस के साथ जो बल्ब लगा हुआ था उसको 2 की जगह 4 सेकंड के लिए चला, टाइम लैग बढ़ाना था। टाइम लैग बढ़ाने के लिए मुझे उसकी इंडक्टेंस बढ़ानी पड़ेगी। इंडक्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, एल। म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट फैक्टर तुम्हें ये बता रहा है ये जो कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है ना, वो नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में मीडियम क्या है? इस टाइम मीडियम क्या है? हवा है, एयर या वैक्यूम है। एयर या वैक्यूम की केस में म्यू नॉट। मैंने एक आयरन रॉड ली, आयरन रॉड को इसके अंदर घुसा दिया, मीडियम म्यू आर बन गया, रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंडक्टेंस बढ़ जाएगी। वो ये बताओ क्या चल रहा है? ये इतने, देखो एक चीज याद रखना, सबसे हम कहते हैं ना सीबीएसई में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं हॉट्स, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और टफेस्ट हॉट्स एसी यूनिट की हैं। पूरी 12th क्लास में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हॉट्स जो मिलेंगे, हार्डर थिंकिंग स्किल्स, वो एसी के मिलेंगे। बुक उठा के देख लेना, कम से कम 200-250 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे किसी चैप्टर में नहीं, 40 या 50 क्वेश्चन होते हैं हर यूनिट में। क्यों? क्योंकि वो टू द पॉइंट होती हैं। इनमें चीजें बहुत वेरी करेंगी। ये जो मैंने तुम्हें बताया ना, ये भी एक सीबीएसई का हॉट है, बहुत इजीली मिल जाएगा। भाई एक बार इंडक्टर के साथ बल्ब लगा दिया, मैं चाहता हूँ इस बल्ब को काफी देर तक जलाया जाए, विच इज द बेस्ट प्रेफरेबल वे टू मेक दिस। ठीक है, तो हर चीज का मतलब सीखते रहो, बस एसी में सिर्फ ये है। क्लियर हुआ ये पॉइंट जो मैंने बताया? भाई इंडक्टेंस, इधर देखो ये पॉइंट भी था जो समझाना था, ये तो बीच में एक छोटा सा एडिशनल पॉइंट था जो एक्सप्लेन करना पड़ा। L की वैल्यू म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन l होती है। अब देखो, अब यहाँ पे जब मैं इस AC सोर्स को इसके साथ लगाऊंगा इंडक्टेंस के साथ, एक तो इंडक्टेंस करंट के चेंज को अपोज करेगी, एक करंट के फ्लो को भी अपोज करेगी। वो किस अकॉर्डिंगली करेगी? XL इक्वल टू 2 पाई FL। ध्यान से देखना बोर्ड पे, ध्यान से देखो बोर्ड पे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। XL इक्वल टू 2 पाई FL। ये रहा क्वेश्चन तुम्हारा। अब बहुत सोच समझ के आंसर देना। I have taken a circuit. In this circuit, a bulb is connected in series with the inductor and is connected to AC source. अगर मुझे इस बल्ब की ब्राइटनेस को बढ़ाना है, अगर मुझे इस बल्ब की ब्राइटनेस को बढ़ाना है, what should I do?
अगर मुझे इस बल्ब की ब्राइटनेस को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर इधर देखो, लिंक करते हैं चीजों को। बल्ब की ब्राइटनेस किस बात पे डिपेंड करती है? करंट पे। जितना करंट उसके अक्रॉस फ्लो होगा, करंट ज्यादा ब्राइटनेस ज्यादा, करंट कम ब्राइटनेस कम, तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने से क्या होगा? इधर देखो इधर देखो, इधर 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 इधर, ऑन द बोर्ड ठीक है, कुछ दिमाग चला रहे हो, सही चल रहे हो। इधर देखो, हमने क्या करना है? इधर देखो, इस बल्ब, पहले मैं सीक्वेंस सीधा समझाता हूं, फिर उल्टा चलेंगे। इस बल्ब की ब्राइटनेस को बढ़ाना है। इस बल्ब की ब्राइटनेस किस बात पे डिपेंड करेगी? इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, एक तो करंट का कंट्रोल इस E नॉट के साथ है। भाई करंट की वैल्यू क्या होगी? I इक्वल टू E नॉट अपॉन R, ठीक है। और रेजिस्टेंस इस केस में क्या कहलाएगा? ओमेगा L, और ओमेगा L की वैल्यू 2 पाई FL। मतलब इस सर्किट में कितना करंट होगा, करंट की पीक वैल्यू कितनी? पीक वैल्यू इन केस ऑफ इंडक्टर, अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला था ना भाई, I नॉट इक्वल टू E नॉट अपॉन XL, निकाला था कि नहीं? निकाला था। I नॉट इक्वल टू E नॉट अपॉन XL। XL की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा है, तो I नॉट इक्वल टू E नॉट अपॉन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई FL। अब यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है? 2 पाई कांस्टेंट है। F और L कैसे वेरी करना है उधर मैं बता चुका हूँ, और ये सर बता चुका हूँ। अब अगर करंट को बढ़ाना है, या तो E नॉट को बढ़ा दो, पीक वैल्यू को। पीक वैल्यू को बढ़ाना इतना आसान नहीं होता। सेकंड क्या मेथड है मेरे पास? फ्रीक्वेंसी को कम कर दो। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कम कर दूं, फ्रीक्वेंसी के कम होने से XL कम हो जाएगा, XL के कम होने से I नॉट बढ़ जाएगा। और AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना बहुत इजीली है, नॉब लगी होती है AC सोर्स में, नॉब लगी होती है। नॉब को उस पे ऑप्शन होते हैं 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को कम करते रहोगे, करंट बढ़ता रहेगा। फ्रीक्वेंसी के कम होने से क्या होगा? फ्रीक्वेंसी के कम होने से क्या होगा? इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगी। ये चीज समझ रहे हो? कोई भी इंडक्टर है वो करंट को कितना अपोज करेगा, करंट के फ्लो को, करंट के चेंज को नहीं कह रहा, करंट के चेंज को अपोज करने का फॉर्मूला -LdI/dt होता है। एक इंडक्टर है, ये कॉइल है, ये कॉइल करंट के फ्लो को कितना अपोज करेगा, उसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी और L पे डिपेंड करती है। L के फैक्टर कैसे वेरी करने हैं मैं बता चुका हूँ, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से कैसे। और तुम्हें जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना सीबीएसई में, वो सब फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन से आएंगे कि इस बल्ब की ब्राइटनेस को बढ़ाना है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगे कम करूं, इस बल्ब की ब्राइटनेस को कम करना है। अब अगर क्वेश्चन आ जाएगा ये ग्लो कर रहा है, इस बल्ब की ब्राइटनेस को हमने कम करना है तो क्या करें? फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या होगा? XL बढ़ जाएगा। XL क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस के बढ़ने से क्या होगा? करंट कम हो जाएगा और ये कम ग्लो करेगा। घुसा दिमाग में? अब अगर मैं तुम्हें कहूं XL और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करो, क्या ये बच्चों का खेल है कि नहीं? XL वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ कर दो एक बार। Draw a curve showing the variation of XL and F. X एक्सिस पे क्या रखोगे? XL के F जो फैक्टर तुम्हारे हाथ में है उसको X एक्सिस पे, जो फैक्टर निकालना उसको Y एक्सिस पे। बता दो जल्दी से मुझे। ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, ये तुम्हारा XL, क्या ग्राफ बना? बेवकूफ गधा। हाँ आ रहा हूँ अभी। ये देख फॉर्मूला, XL 2 पाई FL। मुझे ग्राफ की शेप बता दो। नहीं, तो अभी हमने क्या बोला? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो XL बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो XL कम होगा। अब बढ़ने के पॉसिबल केसेस क्या क्या हैं? बढ़ने के पॉसिबल केसेस, दो पॉसिबल केसेस हैं बढ़ने के, या तो ऐसे बढ़े या तो ऐसे बढ़े। ये बढ़ना कब कहलाता है? जब स्क्वायर होता। ये बढ़ना कब कहलाता है? जब लीनियर होता। ओ गधों,
ये ग्राफ y इक्वल टू x का होता है, ये ग्राफ y इक्वल टू x स्क्वायर का होता है कि नहीं होता? अब यहाँ पे xl इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f है, तो ग्राफ क्या बनेगा? ये अगर इस फॉर्मूला में xl इक्वल टू 2 पाई f स्क्वायर l होता तो ग्राफ क्या बनता? ये हाँ, किसी ने नहीं यही बोला था, ये उल्टा ग्राफ बना रहा था, वो तो ग्राफ बना रहा था, मैंने दिखाया मुझे। हाँ तो फिर ये गलती नहीं है, गुनाह है। तो भाई मैं फिर कह रहा हूँ, अपने आंसर्स कॉन्फिडेंटली दिया करो, जितने तुम्हारे आंसर कॉन्फिडेंटली होंगे उतना यहाँ से मेरा लेवल रेज करेगा। मुझे अगर यही नहीं लगेगा ग्राफ बनाना आता, मैं 4 एडिशनल एडवांस कॉन्सेप्ट क्यों बताऊं? मुझे क्यों बताऊंगा जब तुम्हारा उतना माइंड ही नहीं है गेन करने के लिए? अपने आंसर्स को प्रॉपर्ली कॉन्फिडेंस टू द पॉइंट रखा करो, ताकि मुझे लगता रहे जो पॉइंट मैं बना रहा हूँ तुम उस लेवल पे अंडरस्टैंड कर रहे हो, ताकि 2-4 चीजें एक्स्ट्रा पता चले। अब मुझे मैथ में घुसना पड़ रहा है, y इक्वल टू x का ग्राफ है, y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ है, और चलो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगा, बट यू शुड नो दीज थिंग्स। लिखो अभी एक मैंने जितनी कहानी बताई है इसको दिमाग में बिठा के नोट करो। चाहता डायरेक्टली कैपेसिटिव सर्किट स्टार्ट कर सकता था, ये पूरी कहानी क्यों बतानी पड़ी? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। तो अब कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा इंडक्टिव सर्किट का, उठा लेना तुझे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का। हाँ बोल, आऊं क्या? हाँ तो मीडियम भी चेंज कर सकता है, कोई इशू नहीं है। मैंने बस तुम्हें क्या कहा, आंसर फ्रीक्वेंसी के टर्म में देना है, ठीक है? और भाई देखो चंटू पूछ रहा है कि यहाँ पे मीडियम भी चेंज कर सकते हैं, XL इक्वल टू 2 पाई FL, ठीक है? XL अगर हमने XL को कम करना है तो इसका मीडियम चेंज कर दो। वो मीडियम चेंज कैसे करेगा? मीडियम बढ़ाने का तो मेथड मैंने तुम्हें बता दिया। मीडियम कब? एयर और वैक्यूम से हल्की चीज कहां से लेके आएगा तू? उनको स्पेस तो ऑलरेडी है, वैक्यूम कह तो रहा हूं, वैक्यूम से और रेयरर मीडियम कहां से लेके आएगा तू? समझ गया भाई? मिनिमम वैल्यू 4 म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई टू 10 पावर माइनस 7। इसको बढ़ा सकते हैं बीच में मीडियम डाल, इससे कम कहां से करेगा तू? ठीक है? और वैसे भी आंसर भी फ्रीक्वेंसी की टर्म में देनी है, तो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है? अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होके आ जाए, वैसे सभी आंसर फ्रीक्वेंसी की टर्म में देने हैं। और फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है तुम्हारी मेरे साथ, ठीक है? जो चीज बता रहा हूं गेन कर पा रहे हो? ठीक है? ये अब टॉपिक हमारा खत्म हो गया पूरा का पूरा प्योरली इंडक्टिव सर्किट का। कुछ नहीं बचा अब इसमें, प्योरली इंडक्टिव सारे केसेस कर लिए। हाँ शुरू में आपने कहा था कि दो चीज होती है, या हो गया नोट? डन? चलो हाँ लिखो एक क्वेश्चन रैंडम। calculate the value of XL, calculate the value of XL in case of, calculate the value of XL in case of DC connected across a inductor।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ XL इन केस ऑफ DC कनेक्टेड टू इंडक्टर। एक इंडक्टर के साथ अगर मैं DC को कनेक्ट करता हूं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगी? जीरो। क्यों? XL का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई FL। फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई? जीरो। फ्रीक्वेंसी जीरो है तो XL इक्वल टू जीरो। अब इसका क्या मतलब है? इसी बात हो जाएगा डीसी के लिए। इसका मतलब क्या है? इंडक्टिव, इधर देखो, डीसी के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या आ गई? जीरो। इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो होने का मतलब है रेजिस्टेंस जीरो। रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब है करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा। मतलब अब अगर इसके साथ मैं डीसी सोर्स को लगा दूं तो डीसी सोर्स के केस में इट विल सिंपली बिहेव एज नॉर्मल वायर, नॉर्मल क्लोज वायर। समझ रहे हो? पकड़ रहे हो पॉइंट जो मैं कह रहा हूं? अगर मैं इसके साथ डीसी लगा दूं तो डीसी लगाने का मतलब है फ्रीक्वेंसी जीरो होना। फ्रीक्वेंसी जीरो होने का मतलब है एक्सएल का जीरो होना। एक्सएल जीरो होने का मतलब है रेजिस्टेंस जीरो होना। इट विल सिंपली बिहेव एज नॉर्मल क्लोज वायर। ठीक, चलो बनाओ हेडिंग अगला। ये पूरा टॉपिक हो गया हमारा खत्म। हेडिंग बनाओ, alternating voltage applied to a capacitor। alternating voltage applied to a capacitor। alternating voltage applied to a capacitor। बनाओ सर्किट डायग्राम। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू कैपेसिटर। बनाओ डायग्राम, बैठे क्यों? हो गया? ये डोर बंद कर दो। देखो बोर्ड पे, ये सबका ध्यान बोर्ड पे रहे। ये हमारा सर्किट बन गया। चार चीजें करनी है: सर्किट डायग्राम, इक्वेशन ऑफ करंट, वेवफॉर्म डायग्राम, फेजर प्लॉट। ठीक है, और उसके बाद स्पेशल केसेस जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस के थे। चलो, हाँ, हमने करंट निकालना है। करंट कैसे निकालें? कैपेसिटर के केस में जो जो इक्वेशन तुमने पढ़ी है बताओ। Q इक्वल टू CV पढ़ा है? चलो, Q इक्वल टू CV। C क्या होती है? कैपेसिटर। V क्या होती है? अप्लाइड वोल्टेज। यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज कितनी है? तो Q इक्वल टू C हो गया। यस और नो? ठीक है, Q आ गया। Q से हमें क्या निकालना है? करंट। क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई I का फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल टू dq अपॉन dt होता है कि नहीं होता? चलो, ये हमारी इक्वेशन आ गई। मार्केट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या बन जाएगा? dq बाय dt। और इधर क्या बन जाएगा? d बाय dt ऑफ c e नॉट sin ओमेगा t। हो गया? dq बाय dt क्या कहलाता है? करंट। dq बाय dt करंट होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। हो गया। कौन कौन कांस्टेंट है? c और e नॉट बाहर आ जाएंगे। c और e नॉट बाहर आ गए। डिफरेंशिएशन ऑफ sin ओमेगा t। वहां क्या थी? इंटीग्रेशन ऑफ sin ओमेगा t। यहां क्या है? डिफरेंशिएशन। sin ओमेगा t की डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t इनटू ओमेगा। बना लो। ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर करंट। इधर देखो बोर्ड पे, एक्सप्रेशन फॉर करंट आ गया। I इक्वल टू I नॉट, सॉरी, I इक्वल टू C E नॉट ओमेगा cos ओमेगा t। इधर देखो,
मैंने इसको करंट की जनरल वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। करंट की जनरल वैल्यू क्या होती है? करंट की जनरल वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी, और I नॉट क्या होता है? E नॉट अपॉन समथिंग। यहाँ पे क्या है? E नॉट मल्टीप्लाई बाय समथिंग, मुझे मल्टीप्लिकेशन को अपॉन में लेके जाना है। 1 अपॉन लिख दूं, अगर मैं इसको I इक्वल टू E नॉट, ये ओमेगा सी को अगर मैं 1 अपॉन ओमेगा सी एडजस्ट करके लिख दूं, कोई दिक्कत? ये ऊपर जाके ओमेगा सी हो जाएगा। cos ओमेगा टी को साइन की टर्म में लिखना है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, कोई दिक्कत? अब अगर मैं इसको करंट की जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, so shall I say that in case of purely capacitive circuit, current leads the applied voltage by an angle of pi by 2 and EMF or voltage lags the current by an angle of pi by 2. So in case of a purely capacitive circuit, current जो होता है, current क्या करता है? लीड करता है, करंट लीड करता है by an angle of pi by 2, ठीक है? तो ये तुम्हारा ये हो गया। एंड इन केस ऑफ, अब अगर मैं इसको करंट की जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं, I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन R से, तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन ओमेगा C, और वहां पे रेजिस्टेंस का नाम था XL, यहाँ पे रेजिस्टेंस का नाम हो जाएगा XC, वहां पे XL का नाम था इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ पे XC का नाम होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई FC, ये तुम्हारा हो गया X। करो पूरा प्रोसेस को, चलाओ। चलो ड्रॉ वेवफॉर्म एंड फेजर प्लॉट फास्ट, रुके क्यों हो? नोट हो गया जिनका? वेवफॉर्म प्लॉट ड्रॉ करो और फेजर प्लॉट ड्रॉ करो, वेवफॉर्म एंड फेजर प्लॉट। वेवफॉर्म बनाने का सबसे पहला काम क्या होता है? पहले ईएमएफ की वेवफॉर्म बनाओ, इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन देखो, इक्वेशन के अकॉर्डिंगली वेवफॉर्म बनाओ। इतना क्या सोचने लगे हुए हो? क्या? ये साइन का ऑलरेडी बना चुकी है, तो ये किसकी इक्वेशन है? लिखना इसको, जो जो बना रहे हो उसको लिखते तो रहो, तभी तुम्हें क्लियर होगा। बना आगे। वेरी गुड, ठीक है, चलो सही चल रहे हो, गुड।
एक इसकी इक्वेशन है ईएमएफ की, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी? ई नॉट। इसकी पीक वैल्यू माइनस ई नॉट। गुड। अब देखो, यस, ये है तुम्हारी इक्वेशन E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन देखो, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी में क्या था? ये वैल्यू तुम्हारी आई नॉट है, C ई नॉट ओमेगा। अब यहाँ पे आई नॉट वी नॉट से ज्यादा होगा कि वी नॉट से कम होगा? ज्यादा। ये चीज दिख गई, ठीक है। तो ई नॉट की वैल्यू सी और ओमेगा से मल्टीप्लाई हो रही है, तो आई नॉट बड़ा होगा, करंट की पीक वैल्यू ज्यादा होगी। तो एक बार नीचे से स्टार्ट करूंगा, ऊपर से स्टार्ट करूंगा? ऊपर से। पॉजिटिव से स्टार्ट करूंगा, नीचे से? पॉजिटिव से, क्योंकि कोई माइनस साइन नहीं है। और ग्राफ कौन सा होगा? साइन का, कॉस का? कॉस का। कॉस सिग्नल होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा क्योंकि पॉजिटिव है, और पीक वैल्यू ई नॉट से ज्यादा होगी। तो ग्राफ कुछ बनेगा ऐसा। यहां से स्टार्ट कर लें, ठीक है। इसको मैं यहां से खींच रहा हूं। कितनों का ठीक है सिग्नल? ठीक है, ये तुम्हारा सिग्नल हो गया I इक्वल टू ई नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। ओके, ये तो हो गया इनका वेवफॉर्म प्लॉट। नाउ ड्रॉ द फेजर प्लॉट। क्विक, इसको आगे एक्सटेंड किया, यहाँ पे लाइन लगाई, ये तुम्हारी वोल्टेज का सिग्नल आ रहा है और ये तुम्हारा करंट का सिग्नल आ रहा है। हाँ जी, वोल्टेज की इक्वेशन, वोल्टेज का एंगल कितना है रेफरेंस के साथ? E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये बन गया यहाँ पे इधर, ये तुम्हारा हो गया पीक वैल्यू ई नॉट, और ये तुम्हारा एंगल हो गया एंटी क्लॉकवाइज में ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन क्या है? करंट की इक्वेशन है I इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 बाय ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मतलब जो करंट और ईएमएफ की इक्वेशन थी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। एक तो करंट भी पॉजिटिव है यहाँ पे, तो नीचे तो जाएगा नहीं करंट, ठीक है, ऊपर ही रहेगा। अब इसके साथ हमने 90 डिग्री का एंगल रखना है, और इधर तो प्लॉट बनेगा, ये लाइन जाएगी इधर, जिसकी पीक वैल्यू रहेगी, अगर ये ई नॉट था, इसको मैं नाम दे दूं ई नॉट ओमेगा सी, कोई दिक्कत। और ये एंगल कितना रहेगा दोनों के बीच का? हो गया, ये बन गया हमारा फेजर प्लॉट। ठीक है, चलो अब इधर देखो बोर्ड पे, यस, इधर क्लास कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब क्लियर हो गया? कैपेसिटिव रिएक्टेंस का क्या मतलब है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द resistance offered by a capacitor to the flow of current। कंडक्टर क्यों करंट के फ्लो को करेगा, अपोज करेगा। तो Xc की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? Xc की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई fc। क्या तुम फ्रीक्वेंसी और Xc का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो? बिल्कुल। अब नीचे आएगा, अब नीचे आएगा, अब स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। y इक्वल टू 1 अपॉन x का ग्राफ क्या होता है? यही होता है, ठीक है। कर लो ड्रॉप। लीनियर की इक्वेशन कुछ और होती है, लीनियर डीके की इक्वेशन कुछ और होती है। लीनियर डीके की इक्वेशन लॉग होती है, लॉग में होती है। लीनियर डीके, अगर कोई तुम्हारा क्वांटिटी ऐसे वेरी कर रही हो ना, वो लॉगरिथमिक डीके होता है, लॉग डीके से, ठीक है। बस फिलहाल इतना याद रखो, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x ग्राफ।
कौन सी आपने बताया लॉग के अलग लॉग का कैसे जाता है लॉग की वजह से नहीं, हाँ लॉग की y इक्वल टू ln n प्लस 2 समथिंग, उसको y इक्वल टू mn प्लस c से ओके और डन। हाँ बोल करो इसको नोट फास्ट। क्या क्यों नहीं y इक्वल टू x की तरह क्यों स्लोप ये 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री अगर तेरा y ये ठीक है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अगर कांस्टेंट इनटू द ये वालों का ग्राफ ना यहाँ पे तो मंथली प्रोपोर्शनल टू x है, मंथली प्रोपोर्शनल का ये केस है जो कोई एक्सेल क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्सेल की कैपेसिटेंस। इंडक्टर के केस में R की जगह एक्सेल आएगा, कैपेसिटर के केस में R की जगह इंडक्टर की वैल्यू एक्सेल की वैल्यू होती है ना ओमेगा ओमेगा की जगह तो ये डाल दिया। यस क्लास इधर देखो, यस ऑन द बोर्ड ये हमारा वेरिएशन हो गया XC विद फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। what happens when a capacitor is connected across a DC source? What happens when a capacitor is connected across a DC source? आगे इधर देखो, what happens when capacitor is connected to a DC source? DC के कैसे फ्रीक्वेंसी 0 1/0 infinity, XC infinity हो जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस कितनी होगी इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर ब्लॉक्स DC। नोट करो, सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट्स इस यूनिट का कितनी बार रिपीट होता है, why should a capacitor blocks DC? Because it offers infinite capacitive reactance to the flow of current by the formula XC is equal to 1 upon omega C. इधर देखो, करो इस सर्किट को ड्रॉ करो, फिर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। अब अपना दिमाग ना बिल्कुल ऑन रखना, बहुत अच्छे अच्छे केस बनते हैं कैपेसिटर के क्वेश्चंस के। सर्किट ड्रॉ हो गया, लिखो क्वेश्चन, लिखो what happens to brightness of the bulb? कम से कम तुम्हारी जो भी रेफरेंस बुक है उसके 20-25 क्वेश्चन इस डायग्राम से कवर अप कर रहा हूं, जो पार्ट्स में दे रखे होंगे। व्हाट हैपेंस ये कर दिया, व्हाट हैपेंस वो कर दिया, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब? फर्स्ट पार्ट व्हेन, सिर्फ लिखते रहना, भी शोर मत बजाना, फिर जिससे वो आंसर करना। फर्स्ट पार्ट, when frequency of the source is increased, when frequency of the source is increased. Second part, when frequency of the source decreases, when
frequency of the source decreases. Second part. Third part, separation of the plates increases. Separation of the plates of capacitor increases. अगर मैं ये कैपेसिटर की प्लेट को थोड़ा और दूर ले जाऊं तो इस बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नेक्स्ट पार्ट लिखो, फोर्थ पार्ट, व्हेन a dielectric slab is introduced in between the plates of capacitor. When a dielectric slab is introduced in between the plates of capacitor, in between the plates of capacitor, ठीक है, चलो हाँ जी, फर्स्ट पार्ट कौन आंसर करेगा? पढ़ो, पहले पार्ट पढ़ो। फर्स्ट पार्ट क्या है? What happens to the brightness of the bulb when frequency of the source increases? हाँ जी, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से क्या होगा? इधर देखो, xc की वैल्यू क्या होती है? 1/2 पाई fc। अगर आप सोर्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, सोर्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या होगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होने का मतलब है इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। इसकी रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है करंट बढ़ेगा। करंट बढ़ने का मतलब है ये ज्यादा ग्लो करेगा। वहां पे क्या हो रहा था इंडक्टर के केस में? उल्टा हो रहा था। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा था तो बल्ब कम ग्लो कर रहा था, बढ़ाने से कम ग्लो कर रहा था। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से Xc कम होगा। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है ना। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो Xc कम होगा, Xc के कम होने से बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ेगी। चलो नेक्स्ट पार्ट, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहा हूं। फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने से क्या होगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज होने से इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। इसकी रेजिस्टेंस बढ़ने से बल्ब की ब्राइटनेस कम होगी। कोई दिक्कत? ये हो गए दो पार्ट। हाँ जी, थर्ड पार्ट, अगर मैं इसकी सेपरेशन को बढ़ा रहा हूं तो बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक मिनट, वन बाय वन। हम नहीं बोल, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। कैपेसिटेंस के कम होने से क्या होगा? कैपेसिटेंस के कम होने से Xc बढ़ जाएगा। तो वो हो जाएगा और इसके क्रॉस ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ठीक है, चलो देखो, ये इधर देखो, इस पार्ट को करने के दो मेथड हैं। एक तो जो मनीष ने कहा, देखो यस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। जैसे ही आप सेपरेशन को बढ़ाओगे, सेपरेशन को एरिया कहां से? सेपरेशन डिस्टेंस D बढ़ेगा। सेपरेशन को बढ़ाने से D बढ़ेगा। D के बढ़ने से कैपेसिटेंस कम होगी। कैपेसिटेंस के कम होने से Xc बढ़ेगी। Xc बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो बल्ब की ब्राइटनेस कम होगी। ये तो हुआ फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखो, अब इधर देखो, इससे भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, बट एग्जाम में जो एक्सप्लेनेशन देखनी है ये भी सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसे भी दे सकते हो। बुक्स में देखो क्या एक्सप्लेनेशन मिलेगी तुम्हें। यस, इधर देखो बोर्ड पे, ऑन द बोर्ड, ये एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। ये दोनों किस में लगे हुए हैं? सीरीज में। सीरीज में क्या सेम होता है? वोल्टेज या करंट? करंट सेम होती है और वोल्टेज दो हिस्सों में टूटती है। लेट्स से टोटल वोल्टेज जो हमने अप्लाई की थी E = E0 sin ωt, ये दो टुकड़ों में टूटी। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हुई उसको मैं नाम दे रहा हूँ VC। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगी उसको मैं नाम दे रहा हूँ VB। यस और नो? इधर देखते रहो, टोटल वोल्टेज E = E0 sin ωt। लेट्स से मैंने टोटल वोल्टेज जो अप्लाई की थी इसको V = V0 sin ωt कर लेते हैं ताकि E और V में कंफ्यूजन ना हो। V = V0 sin ωt। टोटल वोल्टेज तुम्हारी दो हिस्सों में है, VC प्लस VB। भाई टोटल वोल्टेज तो कांस्टेंट है, इस चीज को कांस्टेंट रखना है। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी, एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज अपने आप बढ़ेगी। ओवरऑल इसको कांस्टेंट रखने के लिए VC की वैल्यू कितनी होगी? V = क्या होता है? IR।
V इक्वल टू IR। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? XC। भाई VC इधर देखते रहो बोर्ड पे, VC इज इक्वल्स टू I इंटू XC। XC की वैल्यू 1/ωc और 2 पाई FC। इधर देखो बोर्ड पे, बात वही है जो वहां पे एक्सप्लेनेशन की है, बट थोड़ा टेक्निकल मेथड है। इधर देखो, जैसे ही आप कैपेसिटर की प्लेट्स का डिस्टेंस बढ़ाओगे, डिस्टेंस को बढ़ाने से कैपेसिटेंस कम होगी, कैपेसिटेंस तुम्हारी कम होगी, कैपेसिटेंस के कम होने से VC तुम्हारा, सॉरी इसके कम होने से VC तुम्हारा बढ़ जाएगा। VC तुम्हारा बढ़ गया तो VB तुम्हारा कम हो जाएगा। इसके क्रॉस वोल्टेज कम होगी, कम वोल्टेज होने का मतलब है ब्राइटनेस कम होना। और पहले भी आंसर हमारा क्या था? ठीक है, मैच हो गया पॉइंट। भाई जो टोटल वोल्टेज है, इधर देखो, टोटल वोल्टेज दो टुकड़ों में टूटेगी, VC और VB में। V नेट इक्वल टू VC प्लस VB। VC की वैल्यू IXC। भाई VC की वैल्यू क्या, V की वैल्यू क्या होती है? I इंटू R। यहाँ पे क्या हो जाएगा? I इंटू XC, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है कैपेसिटर के केस में? XC। XC की वैल्यू 1/ωc 2 पाई FC। कैपेसिटेंस की प्लेट्स का डिस्टेंस बढ़ा रहे हो आप, D के बढ़ाने से क्या होगा? कैपेसिटेंस कम होगी, कैपेसिटेंस के कम होने से VC बढ़ेगा, VC के बढ़ने से VB घटेगा। पता है करो, नोट करो। हो गया? चलो अब फोर्थ पार्ट का आंसर करो। सोचो, सीक्वेंस बनाओ अपनी नोटबुक्स में, दोनों मेथड से करो आंसर। अगर मैं कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल देता हूं तो बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सबका आंसर बढ़ जाएगी यार। बल्ब की ब्राइटनेस चेक करो। वेट, हो गया? हाँ जी, ऑन द बोर्ड दोबारा यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। देखो, टोटल वोल्टेज इधर देखो बोर्ड पे, यस, ऑन द बोर्ड। टोटल वोल्टेज जो AC सोर्स की वोल्टेज है, दो पार्ट में टूटनी है। किस किस में? VC और VB में। जैसे ही आप इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो, डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होगा? कैपेसिटेंस बढ़ेगी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। कैपेसिटेंस डालने, डाइलेक्ट्रिक डालने से फैक्टर K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। XC की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 पाई FC। जैसे ही आपने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला, डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस इंक्रीज, कैपेसिटेंस के इंक्रीज होने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज, XC डिक्रीज होने से VC की वैल्यू क्या है? यहाँ पे VC की वैल्यू I इंटू XC। जैसे ही कैपेसिटेंस बढ़ी, कैपेसिटेंस के बढ़ने से XC तुम्हारा कम हो जाएगा, XC के डिक्रीज होने से ओवरऑल VC डिक्रीज हो जाएगी, VC डिक्रीज होने से VB इंक्रीज हो जाएगा और इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। कितनों का सही था? ठीक है, ठीक। ये तुम्हारे हो गए बेसिक सर्किट्स खत्म। AC applied to a pure resistor, AC applied to a pure inductor, AC applied to a pure capacitor। अब अगर आज के लेक्चर तक क्लियर है ना, अब हम चीजें उड़ा सकते हैं। कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉम्बिनेशन में बस इन्हीं को कंबाइन करना है। R और L का केस कंबाइन कर दिया, RL बन गया। R और C का केस कंबाइन कर देंगे, RC कर देंगे, तीनों ट्रिपलेट को कंबाइन कर देंगे, RLC सीरीज बन जाएगा बस। ठीक है, देखो करो पूरा लेक्चर रिव्यू। हाँ बोल। एक साइकिल हमारी है 2 की होती है, मतलब क्या? अरे जब साइन आ गया, ये पूरे साइन की टर्म है, उन्हें इसको साइन के साथ कंपेयर करना है।
2 पाई से रिलेट करते हैं 2 पाई से 90 और 70 में चेंज होता है 270 में चेंज करोगे जब पाई बाई 2 पे 4 है तो 70 में यस क्लास क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट। देखो आज वाला पूरा लेक्चर रिव्यू करो। ठीक है, चाहता आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करना था मैंने। पिछला पूरा रिव्यू क्यों किया? क्योंकि ये सारी चेन बन रही थी, सीक्वेंस बन रहा था। आज हम कहते हैं ये तेरा ओरिजिनल करंट है इसमें, ठीक है, ऊपर से नीचे इंड्यूस करंट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव रिपेल करंट के केस में पूछा होता है ये करंट दोनों सेम करंट में, यहाँ पे सेम क्या करते हैं यहाँ पर ऑपोजिट क्या करेंगे, तो ये जो इसको रिपेल करेगा। क्लास 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 इधर देखो। यस यस ऑन द बोर्ड, सबका ध्यान बोर्ड पे रहे। देखो व्हेन alternating current is applied to a pure resistor, रेजिस्टेंस के केस में इक्वल टू E0 sin ओमेगा t अप्लाई करते हो, जो तुम्हें करंट मिलता है वो मिलता है I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। sin ओमेगा t मतलब इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज विद ईच अदर। इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t अप्लाई किया, जो आपको करंट की इक्वेशन मिलती है वो मिलती है I इक्वल टू I0 की वैल्यू कितनी होती है E0 अपॉन ओमेगा L sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। सो इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स द अप्लाइड ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ खत्म। इन केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट अगर आप E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t वोल्टेज अप्लाई करते हो, जो आपको करंट मिलता है उसकी वैल्यू होती है E0 इनटू ओमेगा c sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। तो कहने का क्या मतलब है, इन केस ऑफ अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। और करंट की जो पीक वैल्यू होती है वो कैपेसिटिव सर्किट्स के केस में ज्यादा होगी, क्योंकि E0 फैक्टर ओमेगा c से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और वहां पे कम होगी क्योंकि E0 फैक्टर ओमेगा L से डिवाइड हो रहा है। ये था रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का क्या मतलब होता है, क्लियर है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का क्या मतलब होता है, क्लियर है। हाउ द ग्राफ ऑफ अ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस वेरीज इन केस ऑफ सप्लाई, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने देख लिया। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, आज ही जाके बुक के क्वेश्चन देख लेना, बस पढ़ लेना। मैंने सीक्वेंस तुम्हें बता दिए कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ऐसे बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब अगर एक और सीधा सर्किट बनाऊं, ये देखो ऑन द बोर्ड, ये सबको क्लियर है, ठीक है। अब देखो एक और केस कर लेते हैं। देखो बोर्ड पे, यस करो ड्रॉ। करो ड्रॉ। हाँ लग तो इंडक्टर ही है। हाँ क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन है। हो गया नोट? क्वेश्चन लिखो, व्हाट हैपेंस टू द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। अब इसके सभी पार्ट्स का आंसर तुम लोग करोगे। व्हाट हैपेंस टू द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। फर्स्ट पार्ट, what happens to the brightness of the bulb? First part, when an iron rod is inserted in between the inductor, when an iron rod is inserted in between the inductor, first part note कर लिया, in between the inductor,
देखो, if number of turns of inductor increases, if number of turns of inductor increases, second part. Third part, if length of coil decreases. Yes, करो आंसर। तीन पार्ट है। अगर एक आयरन रॉड को इंसर्ट करेंगे तो बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लेंथ को कम करेंगे तो क्या होगा। तीनों केस में ब्राइटनेस कम हो रही है, श्योर। मतलब इसमें भी तुम कह रहे हो ब्राइटनेस डिक्रीज होगी, इसमें भी कह रहे हो डिक्रीज होगी, इसमें भी डिक्रीज होगी। चलो यस देखो, चेक करते हैं। इधर देखो बोर्ड पे, यस टोटल अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t कर लेता हूँ। इधर देखो बोर्ड पे, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t, इसके क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगी उसकी वैल्यू VL, इसके क्रॉस VB, V नेट इक्वल टू VL प्लस VB होगी क्या नहीं होगी। VL की वैल्यू क्या होगी, I इंटू R, और इंडक्टर के केस में R क्या होता है, XL, और XL की वैल्यू ओमेगा L। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, I इंटू 2 पाई FL। चलो जी, फर्स्ट केस, आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन बिटवीन द इंडक्टर। इधर देखो, यहाँ मैंने आयरन रॉड को इंसर्ट कर दिया। आयरन रॉड को इंसर्ट करने से क्या होगा, L की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट M स्क्वायर A अपॉन L। आयरन रॉड को डालने से म्यू R हो जाएगा, मतलब L फैक्टर इंक्रीज। आयरन रॉड को डालने से L फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा, L फैक्टर इंक्रीज होने से IXL इंक्रीज, IXL इंक्रीज होने से VL इंक्रीज, VL इंक्रीज होने से VB इंक्रीज। हो गया, गुड। कितना बार सही है, अरे वाह। सेकंड पार्ट आ जाओ बोर्ड पे, चले अब दिस। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होने से वही सीक्वेंस, n स्क्वायर बढ़ने से L बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ेगा, ये कम होगा। अच्छा, अगर मैं इन पहले और दूसरे केस को कंपेयर करूं, किसमें ब्राइटनेस ज्यादा कम होगी, फर्स्ट में या सेकंड में। पहले और दूसरे केस को अगर आपस में कंपेयर करो, किसमें ब्राइटनेस ज्यादा कम होगी, फर्स्ट में या सेकंड में। सेकंड में। क्यों, क्योंकि वहां पे म्यू आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे n स्क्वायर पे नंबर ऑफ टर्म्स को बढ़ाओगे अगर, तो वो फैक्टर L फैक्टर उसके स्क्वायर से, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स को 10 बढ़ा रहे हो तो इंडक्टेंस 100 गुना बढ़ जाएगी। 100 गुना बढ़ने से वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस 100 गुना बढ़ जाएगी, तो इससे 100 गुना कम होगी। ठीक है। थर्ड पार्ट, इफ लेंथ ऑफ द कॉइल डिक्रीजेस, लेंथ को डिक्रीज करना है। लेंथ अगर डिक्रीज होगी तो L इंक्रीज करेगा, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये कम हो गया। परफेक्ट, तीनों पार्ट सही, गुड। ठीक है जी, तो ये हमारे आज टॉपिक्स के साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तुम्हारे बुक के सारे खत्म हो गए। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जाके चेक कर लेना। अब यही पार्ट में दे रखे होंगे। फर्स्ट पार्ट दे दिया, रॉड को बढ़ाने से ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये वो बस सीक्वेंस याद है क्या, सीरीज में वोल्टेज स्प्लिट होती है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर पैरेलल खींच रहा हूँ, कुछ सोच के ही खींच रहा हूँ, कहा था ना इलेक्ट्रोस्टैट्स आगे कहीं नहीं यूज होना, मैग्नेटिज्म थोड़ा बहुत यूज होगा, वो मैं बता दूंगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम आगे नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट आप चलो। ठीक है जी, फाइन, चलो ओके, थैंक यू।